तो नमस्ते जी, ये है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु और आज हमारे साथ में हैं परेश। परेश भाई। हमारे साथ में परेश भाई, आपकी कंपनी का नाम क्या है? जनागी कॉफ़ी। तो परेश भाई, ये कॉफ़ी मतलब चाय के देश में कॉफ़ी। एक बार इंडिया मार्ट पे बैठा था, देख रहा था कि क्या चीज़ बेचना चाहिए। इंडिया मार्ट पे 400 का था, अमेज़ॉन पे 1800 का था। मैंने बोला ये धंधा अच्छा है, ये करते हैं। बस वहाँ से शुरुआत हुई। तो वो तो कॉफ़ी ट्रेडिंग की बात हो गई कि कॉफ़ी करेक्ट। खरीदा और कॉफ़ी करेक्ट। बेचा। पर नाउ यू आर मोर देन कॉफ़ी बाइंग एंड सेलिंग। तो अभी करेक्ट। आप एग्जैक्टली क्या करते हैं? जना की So, कॉफ़ीज क्या करता है अभी? एक्चुअली हमने ट्रेडिंग काम पूरा ही बंद कर दिया है। हमको समझ में आया कि जो लोग हैं वो बराबर से उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, डायलन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चले गए सर्विस साइड। अब सर्विस साइड में आते आते ऐसा हुआ कि हम बरिस्ता ट्रेनिंग से शुरू किए, फिर कंसल्टिंग पे आए, फिर बेवरेज डिज़ाइन पे आए, फिर पूरी ही बेवरेज डिज़ाइन करने लग गए, कॉफ़ी नॉन कॉफ़ी सारी चीज़ें। बट मेन एजेंडा हमेशा एट आवर सोल वी आर ऑलवेज अ कॉफ़ी कंपनी। सो वी ऑलवेज कॉल इट जनागी कॉफ़ी, कि कॉफ़ी के मामले में कुछ भी ज़रूरत हो तो हम लोग हैं। तो मैं बहुत ऐसा चाय वाला इंसान हूँ। मैं, हम क्या है, देसी इंडियंस हैं हम लोग। जी जी। तो कॉफ़ी में एक तो वो आता है जो कॉफ़ी ऐसा पाउडर से मिल जाता है, पाउडर और दूध में घोलो और उसको पी लो। जी। और एक कॉफ़ी वो होता है जो आपकी एक्सपर्टीज, जो कॉफ़ी बीन्स आते बीन्स आते हैं। हैं। तो क्या फ़र्क है इसमें? जो ये कॉफ़ी बीन्स हैं, सारी कॉफ़ी वहीं से आती है। जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है वो इसको एस्प्रेस करके इसका जो अर्क निकला है उसको फ्रीज ड्राई करते हैं, वहाँ से इंस्टेंट कॉफ़ी बनती है। इंस्टेंट कॉफ़ी मासी होने की वजह से, कॉमन मैन की होने की वजह से उसमें एक चीज़ मिलाई जाती है, वो है चिकरी। अगर आप पैकेट पलट के देखेंगे तो हो सकता है 50% तक चिकरी हो। चिकरी इज़ नॉट कॉफ़ी, चिकरी इज़ द बार्क ऑफ अ ट्री। एक पेड़ का स्टेम ओके। है ना, उसको रोस्ट करके भी मिलाया जाता है उसका फ्लेवर चॉकलेटीनेस लाने के लिए। साउथ इंडिया में वो यूज़ होता था फिल्टर कॉफ़ी में, तो माएँ उसको कूट के मिला के अच्छे से घर पे अपना कंकॉक्शन बनाती थी। पर अभी इंस्टेंट कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। उसके मुकाबले जो फ्रेश कॉफ़ी है उसमें उसका फ्रेश नेचर समझ में आता है कॉफ़ी का, और हर माइक्रोलॉट आज बोला जाता है, राइट। तो स्पेशलिटी कॉफ़ी इज़ विदाउट डिफेक्ट्स। बेसिक अगर बोले तो कि डिफेक्ट्स नहीं है तो अच्छी कॉफ़ी है, एक जैसी स्वाद की होती है। जो एक एरिया में एक टाइम पे उगती है उसको एक माइक्रोलॉट कहा जाता है। Okay. उसको एक ही तरीके से प्रोसेस करते हैं, तो जो 100 200 500 किलो जो भी निकला है वो उसका एक अलग स्वाद होता है, उसका एक अलग फ्लेवर प्रोफाइल होता है। वो हमको चाहिए कि कस्टमर्स पी पाएँ। तो आप देखोगे कि आज बहुत सारे पैकेट्स पे दिस हैज़ ऑरेंज लाइक सिट्रसीनेस, ये इसमें मिल्क चॉकलेट फीलिंग है, इसमें फ्लोरल स्मेल है, वो सारा लिख के आता है। वो ऐड नहीं होता, वो ऑलरेडी बीन्स के अंदर की क्वालिटी है जो आपके कब तक आ रही है, जो पहले इंस्टेंट कॉफ़ी में मिसिंग थी, राइट। तो शुरुआत वहाँ से होती है कि यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। जैसे वाइन्स में अलग अलग ग्रेप्स की अलग अलग वाइन होती है, चाय में अलग अलग रीजन का अलग अलग चाय होता है, वैसे ही कॉफ़ी में अलग अलग एस्टेट्स, अलग अलग लॉट्स का अलग अलग कॉफ़ी होता है। तो थोड़ा सा वापस से रिवर्स में जाऊंगा, जी। मेरे साथ बड़ा आगे पीछे होता रहता है बिल्कुल मामला। बिल्कुल। तो जना की कॉफ़ीज़ की शुरुआत कब से हुई? तकरीबन अभी 4 साल हुए इसको शुरू करके। एक छोटा सा कोर्स मैंने बैंगलोर में किया था, वहाँ से मेरा पूरा दुनिया खुला। वहाँ से मुझे समझ में आया रोस्टर क्या होता है, एस्टेट पे कितना काम होता है, किस तरीके की प्रोसेसिंग्स है। मैंने वो सारी कॉफ़ीज़ पी जो मुझे आगे चल के बेचनी थी, और फिर हम कंसल्टिंग कंपनी बन गए, राइट। तो इट वाज अ लॉट ऑफ पिवट्स, बहुत सारा चेंज किया हम अपने फॉर्मेट में, लेकिन आज आई थिंक वी आर वन ऑफ द लीडिंग फर्म्स फॉर बेवरेज कंसल्टिंग। तो ये 4 साल पहले कैसे ऐसा एकदम से ऐसा परेश भाई के मन में ऐसा आइडिया आया कि मेरे को अब ये कॉफ़ी के बिजनेस में जाना है? कैसे हुआ ये? बस यही था एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। इंडिया मार्ट पे 400, अमेजोन पे 1800। मैंने बोला इससे ज़्यादा मार्जिन तो कहीं मिल नहीं सकता है। मेरे दिमाग में ऐसा था कि वही 400 की लेके ब्रांडिंग चेंज करके 1800 में बेच सकते हैं। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है, ये 400 1800 में कुछ तो फेरबदल है, वो मेरे को समझना पड़ेगा। वो समझने के लिए मैंने ये कोर्स किया, और जब मैंने वो कोर्स किया तो दुनिया बदल गई। फिर तो हम बस खींचे गए और बस पड़ गए। तो अभी आप कॉफ़ी के एक एक्सपर्ट हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से अच्छी कॉफ़ी कौन सी कहलाती है अकॉर्डिंग टू यू? बहुत सारी कॉफ़ीज़ हैं आज इंडिया में जो ग्रो हो रही है। पहली बात ये करें कि इम्पोर्टेड वर्सेस इंडियन, राइट। तो इंडियन कॉफ़ी जो आज स्पेशलिटी कॉफ़ी ने अपना रूप लिया है पिछले 3-4 सालों में, इट इज़ अनपैरेलल्ड। उसके मुकाबले आई डोंट थिंक बाहर की ज़्यादा कुछ कॉफ़ीज़ गिनी जाए। जितना मुझे बाहर की कॉफ़ीज़ पीने में मज़ा आता था जब मैं दुबई में था, उतना ही मज़ा मुझे अब इंडियन कॉफ़ीज़ में आ रहा है। इंडियन कॉफ़ीज़ में स्लोली स्टेडीली जो तरीके से प्रोसेस होता था, जो तरीके से उसको उगा के हार्वेस्ट करके प्रोसेस करके फिर बेचा जाता था, वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होती जा रही है। और बहुत सारे एस्टेट्स हैं और बहुत सारे रोस्टर्स हैं जो अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो हर बार मैं किसी से कॉफ़ी लेता हूँ, पीता हूँ, तो मुझे एक अलग स्वाद आता है और मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। तो एक आम आदमी को ये तो ज़रा समझा दीजिए कि अच्छी कॉफ़ी क्या है? मतलब अच्छी कॉफ़ी का टेस्ट क्या है? थोड़ा सा ये समझा दीजिए।
सो प्रिडोमिनेंटली हर कॉफ़ी आपकी चॉकलेटी ही होगी। प्लीज़ रख दीजिए। कैपेचिनो देखो एक बता दो आपको फ़ायदा मैं, और कुछ फ़ायदा जीवन में हो ना हो, लेकिन लोगों का इंटरव्यू लेने का फ़ायदा ये मिलता है, देखो इंटरव्यू ले रहे हैं तो फ्री में कॉफ़ी मिल गई पीने के लिए, इसीलिए तो मैं सब काम करता हूँ मैं ये वो भी लोगों अच्छी के वाली। वो भी प्रीमियम। तो इसलिए मैं जाता हूँ मार्केट में, लोगों के मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो लोग फ्री में कॉफ़ी पिलाते हैं, लोग फ्री में खाना खिलाते हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों करते हो सब ये, तो मैं इसलिए करता हूँ, ये सब फ्री का खाने के चक्कर में करता हूँ मैं। मैं एक सवाल पता मेरा मैं, जी जी। तो एक जो कॉफ़ी का जैसे टेस्ट होता है, तो एक कोई स्टैंडर्ड ऐसा टेस्ट होता है या एक ऐसी कोई एक बेसिक इसकी बेस लाइन है कुछ इसकी? सो कपल ऑफ थिंग्स। एक थोड़ा सा चॉकलेटी नटी नोट उसमें आना है, राइट? जहाँ मेरा रोस्ट लेवल लाइट से मीडियम, मीडियम से डार्क होता जाएगा, उससे चॉकलेटी नोट बढ़ता जाएगा। तो चॉकलेटी और नटी हमको नेस्कैफे में भी मिलता था, हमको डेविडॉफ में भी मिलता है, हर प्रकार की कॉफ़ी में वो बेस फ्लेवर है। उसके ऊपर एक अलग परत होती है विच इज़ योर एसिड्स, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स नहीं बोलूँगा, जो बीन के अंदर के तत्व हैं उनका एक स्वाद अलग है। वो किस एरिया में उगा है, उसका वेजिटेशन आसपास में क्या था, वो क्या क्या नरिशमेंट अपने सॉइल से ले पाया। अगर उसके पास में ऑरेंज का बाग है तो वो हिसाब से उसका फ्लेवर चेंज होगा, सॉइल में कुछ और एलिमेंट है उसका चेंज होगा, आसपास में क्या उग रहा है उससे चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको अब कप में मिलती है, राइट? तो जो ऊपर जैसे मैंने आपको बताया जो लिखा है पैकेट पे, वो स्वाद आएगा, राइट? वही निशानी है कि अच्छी कॉफ़ी, अच्छा प्रोसेस, अच्छा रोस्टर और इवेंचुअली आपका अच्छा बरिस्ता, राइट? हमारी कंपनी प्लग इन होती है बरिस्ता लेवल पे रोस्टिंग के बाद, कि भाई बरिस्ता अपना काम अगर सही नहीं करेगा, ये मैं बोलता हूँ लास्ट माइल प्रॉब्लम जो हम एड्रेस करना शुरू किए थे, कि बरिस्ता अगर अपना काम ठीक नहीं कर रहा है तो मेरे कप में वो कॉफ़ी का जो सारा मेहनत था, जिसमें तकरीबन 21 प्रोफेशनल लगे, वो ज़ाया हो गया। एक बार ये थोड़ा-सा एक बार बता दीजिए ना ऑडियंस को, ये बरिस्ता क्या होता है? बरिस्ता वो है जो कॉफ़ी बार पे आपका एस्प्रेसो मशीन या कोई भी और तरीके से कॉफ़ी बना के देता है, राइट? उसको बरिस्ता बोलते हैं। पहले ब्रांड भी था कॉफ़ी, बरिस्ता कॉफ़ी, कैफ़े कॉफ़ी डे, बरिस्ता, ये सारे ब्रांड्स थे, लेकिन बरिस्ता इज़ द नेम ऑफ द प्रोफेशन। तो आप बरिस्तास को भी ट्रेन करते हैं, आपकी कंपनी करती है? जी, हम बरिस्तास को ट्रेन करते हैं। हमने ये शुरुआत किया तकरीबन 3 साल पहले। रेगुलरली बैचेस नहीं हो पाती बिकॉज नॉट अ वेरी कूल प्रोफेशन एट द मोमेंट। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमको हायर करते हैं और उनके फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ट्रेन करते हैं। इस तरीके से मेन फंक्शन होता है। दूसरा चीज़ आज उसमें भी बदलाव आ रहा है क्योंकि बरिस्ता के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। शायद ये सबको नहीं पता हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बरिस्ता चैम्पियनशिप, लाटे आर्ट चैम्पियनशिप, ब्रूअर्स कप, कॉफ़ी इन गुड स्पिरिट्स, ये सारी चीज़ें होती है। इंडिया में ये अभी तेज़ आंच पे आया है। अब लोग जानना सीखे हैं, जो बरिस्ता साल 2 साल से हैं वो अब इसमें पार्ट लेना चाह रहे हैं, इसमें ग्रो होना चाह रहे हैं। आप पहले एक रीजनल राउंड करते हो, उसमें जीतते हो, फिर आप नेशनल राउंड जीतते हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनली। तो लोगों की अब उस तरीके का विजन बन रहा है कि हमको करना है, हमारी कंपनी के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए हमको लीड करना है। तो ये अब बहुत हो रहा है। क्या बात है! तो ये तो बहुत सारी बातें हुई कॉफ़ी के बारे में। अब ज़रा थोड़ा-सा मेरा सवाल थोड़ा-सा ट्रिकी सवाल है। जी। कॉफ़ी क्यों, इस देश में तो हर सड़क, हर गली पे चाय बिक रही है। आपने चाय का बिज़नेस क्यों नहीं करा? यार चाय एक जगह पे सीमित हो गई है। पहले तो जो चाय होनी चाहिए वो हमारे यहाँ पे नहीं है, हमने उसको बहुत ही ज़्यादा इंडियनाइज़ कर दिया। चाय की पत्तियों का भी बहुत सारा अलग-अलग स्वाद आता है, अलग अलग रीजन, अलग एलिवेशन के हिसाब से। कॉफ़ी में भी हाइट का फ़र्क पड़ता है टेस्ट पे, और सिमिलरली चाय पे भी ऐसा होता था। लेकिन चाय का चैलेंज ये आया कि हमने उसको उबाल के पूरा ही मतलब ख़त्म कर दिया, है ना? इतना उबालते हैं उसको कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है, राइट? तो हमको आदत हो कि वो चाय की जो ज़्यादा उबली हो, वो दूध का जो ज़्यादा उबला हो। इन कॉफ़ी टर्म्स दूध को कोशिश करते हैं 60, 65, 70 डिग्री के ऊपर पुश ना किया जाए, राइट? चाय में ऐसा कोई रोक ही नहीं है, हम तो 100 पे उसको उबाले जा रहे हैं जब तक दूध अपना रंग ना बदल दे। चाय तो इस देश में घंटों-घंटों पकती है, उसके बाद में अच्छी चाय बनती है, ऐसा माना जाता है। करेक्ट। लेकिन जो अगर असली स्वाद चाय का भी चाहिए तो आप चाय पत्ती को पानी उबालने के बाद गैस बंद करके ऐड कीजिए। 2 से 4 मिनट स्वाद अनुसार आप उसको उसमें रहने दीजिए, उसको छान लीजिए और हल्का सा दूध ऐड कीजिए। अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हिसाब से चलें तो आपको ऐड करना है या तो डेयरी क्रीमर या डेयरी वाइटनर या हल्का सा दूध। वहाँ से आपका चाय का स्वाद निखर के आएगा। गाढ़ी नहीं मिलेगी लेकिन स्वादिष्ट मिलेगी। सुन रही हो तुम पूनम? पूनम ये मेरी बीवी है। तुम जो ये घंटों-घंटों चाय उबाल के पीती हो, तुमको कोई समझ ही नहीं है यार। तुम सीख ही नहीं पा रही हो। देखो मैं सीख गया हूँ आज चाय कैसे बनती है। पहले पानी उबालना है, बंद करना है गैस, चाय पत्ती डाल देना है, उसको फिर रखने देना है 2-4 मिनट, और फिर अगर थोड़ा सा आपको मिल्क मिलाना है, गरम मिल्क, तो उसमें मिला के छान के पी लीजिए। जी।
ये हस्ती चाय। ये इंडियन सुन लेंगे ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा बहुत सारे इंडियन को, ये कैसी बात कर दी है। बट ये सही तरीका था। और यहाँ पे प्रीमियम करना थोड़ा सा चैलेंज है। हमने बहुत सारे चाय वाले देखे हैं जो आए और गए क्योंकि वो प्रीमियमाइजेशन क्रिएट नहीं हो पा रही है। मैं भी चाय के साथ काम करता हूँ। व्हेन आई एम वर्किंग एज अ बेवरेज कंसल्टेंट, मुझे सारी चीज़ें देखनी है। चाय देखनी है, शेक्स देखने हैं, मॉकटेल्स देखने हैं। तो चाय में जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, वो फोकस कर रहे हैं हम टीसेंस पे और टीज़ पे, जो थोड़ी सी फ्लोरल हो, हर्बल हो, जिसमें एक अलग से स्वाद आ पाए जो मैं अपनी ड्रिंक्स में मिला पाऊँ, विच इज़ एलिवेटिंग। चाय आजकल मॉकटेल्स और कॉकटेल्स में भी बहुत यूज़ हो रही है। बट दीज आर डिफरेंट टीज विच ब्रिंग डिफरेंट फ्लेवर टू द ड्रिंक। तो अभी कॉफ़ी, हम इंदौरी लोग, जी। देसी लोग, तो थोड़ा देसी समझ से पूछ लेता हूँ मैं। एक चीज़ होती है कोल्ड कॉफ़ी, तो कोल्ड कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कोल्ड कॉफ़ी क्या होती है पहले, फिर मेरा अगला सवाल भी है इससे। ये फिर एक इंडियन टर्म क्रिएट किया हुआ है। फ्रैपे बोलो या कोल्ड कॉफ़ी बोलो, पहले तो सेम चीज़ है, राइट। फ्रैपे टर्म आया, वहाँ से आया फ्रैपे पाउडर। उसमें होता है गम, ग्वार गम या जैंथम गम, अलग अलग पाउडर्स में अलग अलग होता है। उससे आपको गाढ़ापन आता है। उसमें मिल्क पाउडर होता है लेकिन क्रीम नहीं होता, राइट। हमको चाहिए गाढ़ा, बहुत मीठा। तो वहाँ से फिर एक नया डिवाइस निकला कि फ्रैपे पाउडर नहीं यूज़ करके हम आइसक्रीम यूज़ करें। फिर आइसक्रीम और दूध मिलाना शुरू किया, फिर गाढ़ा करते गए, गाढ़े पे मार्केटिंग करते गए, हमारा ज़्यादा है, हमारा ज़्यादा थिक है, हमारा ज़्यादा थिक है। वहाँ से करते कराते अब उसमें बचा ये है कि आप एस्प्रेसो डाल रहे हो और 4 से 6 स्कूप आइसक्रीम डाल रहे हो और उसको ब्लेंड करके दे रहे हो। तो ये आइसक्रीम शेक कहलाया ना, ये कॉफ़ी कैसे कहलाई? बस यही है आज का कोल्ड कॉफ़ी, राइट। तो वहाँ उस चीज़ से मुझे भी तकलीफ होती है क्योंकि कॉफ़ी में सिर्फ कड़वाहट ही बची जो आपको आ रही है। जो अच्छा फ्लेवर आना चाहिए वो बिल्कुल ही मिसिंग है, राइट। तो मैं लोगों को गाइड करता हूँ। 2-3 अलग हमारे पास ऑप्शंस है, जैसे वियतनामीज़ जो आपको थोड़ी देर पहले आपको ट्राई कराया था। तो एक वो वियतनामीज़ है जिसमें हेल्दी लेवल ऑफ मिल्क, क्रीम, कंडेंस मिल्क जैसा हो गया। दूसरा हो गया आपका अमेरिकानो विथ कोल्ड फोम या कोल्ड ब्रू विथ कोल्ड फोम। तो फिर से थोड़ा क्रीमीनेस आ गया लेकिन शुगर बैलेंस हो गया। एटलीस्ट हाफ एंड हाफ कि भाई 2 स्कूप आइसक्रीम, थोड़ा दूध, तो वहाँ पे आपको कॉफ़ी फॉरवर्डनेस मिलेगा। यहाँ पे कॉफ़ी लॉस्ट हो जाता है और सिर्फ, और मतलब मैं तो बोलता हूँ आप डीकंस्ट्रक्टेड फ्रैपे खाइए। मैं बहुत सारे गेस्ट को ऐसा बोलता हूँ कि आप एक बार मंगाइए डीकंस्ट्रक्टेड, आपको मिलेंगे 5 से 6 स्कूप आइसक्रीम के और 1 शॉट एस्प्रेसो का। अब वो आप खा सकते हैं। क्या आप कभी 6 स्कूप आइसक्रीम ऑर्डर करते हो? कभी नहीं। 1 स्कूप, 2 स्कूप, चलो संडे मंगा लिया 3 स्कूप, 4 से 6 स्कूप कोई नहीं खाता है, पर वो पीने में आप 2 फ्रैपे पी जा रहे हो। तो इट इज़, आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द हेल्थ, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। शुगर कंटेंट सुपर हाई है। आइसक्रीम, वो आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं या फ्रोज़न डेजर्ट कर रहे हैं, वो अलग चैलेंज है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरगेट अलोन द फैक्ट कि एस्प्रेसो ठीक से निकाला था कि नहीं, वो तो मेरा काम है। बट अगर एस्प्रेसो ठीक से नहीं निकाला तो और भी तकलीफ है, मतलब यू नॉट गेटिंग द फ्लेवर राइट। बट आइसक्रीम में कौन सी आइसक्रीम यूज़ हो रही है, कितनी मात्रा में यूज़ हो रही है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चों को चल जाता है ना। भाई एक ड्रिंक आपकी 1000-2000 कैलोरी भी होगी तो भी आप चला लोगे, आज हजम कर लोगे, 4 साल बाद क्या, 10 साल बाद क्या, आप हमारी उम्र में क्या, नहीं हो पाएगा वो। तो इट्स अ ट्रेंड दैट विल वर्क फॉर योर 20-22 ईयर ओल्ड तक की एज के लिए, राइट। मैंने देखा है 8-10 साल के बच्चे फ्रैपे पी रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है उनके लिए। फॉरगेट अलोन द आइसक्रीम, कॉफ़ी भी ज़रूरी नहीं है उनके लिए। 8 साल के बच्चे का एक रेगुलेशन होता है हार्ट रेट का, एक्टिविटी का, उसको आप जंप स्टार्ट दे रहे हो कि अब कॉफ़ी पी के आप तेज़ हो जाओ, राइट। क्योंकि सब पी रहे हैं, बड़ा भाई पी रहा है, बड़ी बहन पी रही है, मैं भी पीऊँगा। मेरे हिसाब से 10-12 साल तक तो पीना ही नहीं चाहिए। तो ये भैया इंपॉर्टेंट नोट है आप सब लोगों के लिए, 10-12 साल तक के बच्चों को तो कॉफ़ी पीना ही नहीं चाहिए। और ये अनऑफिशियल हिमांशु नहीं बोल रहा है, ये हमारे साथ परेश भाई जो कॉफ़ी एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तुम सुन लो पूनम, तुम बच्चों को बोलती हो थोड़ी कॉफ़ी पिला देती हूँ मैं, इट इज़ नॉट गुड। हाँ, क्योंकि उनका पूरा ही टेम्परमेंट, जो उनका मेंटल एक अलाइनमेंट है कि सुबह उठना है, नाश्ता करना है, भाग दौड़ करना है, उसमें आप एक ऐसे टाइम पे, समझो आप भी शाम को ही निकले होगे, तो 7-8 बजे आपने उसको आइसक्रीम का शुगर रश दे दिया और एस्प्रेसो का कॉफ़ी का रश दे दिया। अब वो रश के बाद करेगा क्या, फिर आप बोलोगे बेटा टाइम हो गया, आपको सोना है 8 बजे, उसको नींद आएगी नहीं। फिर वो लड़ाई घर पे कि भाई सो नहीं रहा है, देखो सो नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, फिर मतलब ही नहीं है वो सब करने का। आप शाम को कॉफ़ी दो ही मत वैसे तो, पर अगर दे रहे हो तो शाम को तो मत ही दो। परेश भाई एक बात बोल देता हूँ मैं, बात अभी आगे चलेगी, लेकिन मैं इन कुकीज़ पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं वो वियतनामीज़ पीने बस आपके पास में आऊँगा। ये आइसक्रीम शेक जिसमें कॉफ़ी डल रही है, ये मैं आज के बाद इंदौर में कहीं पीऊँगा नहीं। मतलब इतना वो गाढ़ा सा जूस देते थे, मीठा सा, उसको पीने के बाद ना थोड़ा सा चक्कर सा भी आता है, आपको बता रहा हूँ मैं। बस एक ही चीज़ था हमारा कि
किसी तरीके से लोगों को उसका स्वाद चखाया जाए, जो कॉफ़ी का इनेट नेचर है वो चखाया जाए। तो हम ब्रूइंग क्लब चलाते हैं, हम इवेंट्स करते हैं। मेरे को तो जहाँ मौका मिलता है मैं बात करता हूँ इस बारे में कि आप ट्राई करके देखो। कॉफ़ी इज़ अ गो टू ड्रिंक, कॉफ़ी इज़ गुड फॉर हेल्थ। प्रॉब्लम आता है आप उसके साथ क्या लेते हो, कितना चीनी, कितना क्रीम, कितना आइसक्रीम, वो सब चीज़ से फ़र्क पड़ता है। इट विल मेक यू फास्टर, योर मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज, योर ब्लड सर्कुलेशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली हेल्प्स योर लिवर एंड शुगर बैलेंस ऑन अ डेली बेसिस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की और मेरे को लगता है कि सबको करना चाहिए। अभी थोड़ा सा ऐसे जो ऑडियंस देख रही है, बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं हमारे कंटेंट से कि कुछ उनके लिए फ़ायदेमंद निकल के आ जाए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, कॉफ़ी का बिज़नेस स्टार्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ मैं बात कर रहा हूँ एक कॉफ़ी का कैफ़े हो गया या इस तरीके का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो जिसके मन में एक ख्याल चल रहा है, तो आजकल 2 चीज़ें अवेलेबल है। एक तो ये है कि खुद का स्टार्ट करे वो ब्रांड, और दूसरा है किसी की फ्रेंचाइजी ले लें। बिल्कुल। तो पहले तो इस बारे में बताइए कि खुद का स्टार्ट करें या फ्रेंचाइजी ले लें? दोनों के लिए सही मौका है आज। मेरे को फ्रेंचाइजी पहले बात करता हूँ, फ्रेंचाइजी के ऊपर। फ्रेंचाइजी में कुछ इश्यूज़ हैं। मेरे ब्रांड के 40 आउटलेट हैं। आपने ब्रोशर पे देखा, आपने वो 40 आउटलेट देखे नहीं। आप गूगल मैप पे जाके पूछोगे, आपको 40 आउटलेट दिखेंगे नहीं। तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है कि 40 आउटलेट अभी ओपन है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या तो उन्होंने 40 लोगों को अपना बोर्ड बेचा लेकिन चल नहीं पाए, है ना। ये दोनों ही चीज़ हो सकती है। आज कोई 100 कैफ़े बोलता है हमारे थे, कोई बोलता है 200 थे, तो वो दिखाओ, उसका प्रूफ चाहिए। पब्लिक क्या करती है, एक ऐड आती है, ऐड पे वो देखते हैं कि भाई 10-12 लाख फीस में मुझे एक बना बनाया धंधा मिल रहा है, वो ले लेते हैं। आखिर में मिलता है एक बोर्ड, ना मेन्यू मिलता है ना कुछ मिलता है। अच्छा, जो माल आना है वो ब्रांड से आना है, तो आप उसको पैसे दोगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ उनको लार्ज स्केल इकोनॉमी की वजह से फ़ायदा उनको होता है, हमको नहीं। उसके बाद में जो आप बेच रहे हो उसमें से रॉयल्टी दोगे, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इसमें सही काम नहीं कर रहे हैं। आपको वो आइडेंटिफाई करना है। और देखो, एंडिंग में बिजनेस है, हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़े। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, तो वो चांस बहुत बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंचाइजी में ही समझ के जाना है। लाइक एनी बिजनेस, आई हैव नोटिस्ड, अगर फेलिंग फ्रेंचाइज भी हो कि ब्रांड सही नहीं है, ओनर के भरोसे चल जाएगा, राइट। तो वो ओनर का एप्टीट्यूड है, बिजनेस माइंडसेट है कि वो कैसे चलाते हैं। अगर खुद का ब्रांड शुरू कर रहे हो तो आज सही टाइम है उसका। लेकिन आज भी इंडिया ट्रीट्स कैफ़ेज एज अ थर्ड स्पेस, कि होम नहीं, ऑफिस नहीं, दोस्तों के साथ बैठने की जगह। तो खाना ज़्यादा चलता है। बिटवीन फूड एंड बेवरेजेस 60-40, 70-30 ये रेशियो निकल के आता है कि भाई मेन फूड ही जा रहा है। तो बहुत सारे हमारे इंदौर में भी ऐसे कैफ़ेज़ थे जिन्होंने बोला कि हम सिर्फ कॉफ़ी करेंगे, फूड नहीं करेंगे। लेकिन आखिर में उनको फूड करना पड़ा, क्योंकि इंदौरी हैं तो खाना है। तो और जीरा बन डालना है। बिल्कुल। तो अच्छा, फूड में बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ है। हम इंडियन फूड से दूसरे क्विजीन्स में गए हैं। क्रोज़ॉन सैंडविचेस कॉमन हो गए हैं, पिज़्ज़ाज नियोपोलिटन खाना सीख गए हैं, रैमेन बोल्स लोग खा रहे हैं कैफ़े में भी। तो वो इम्प्रूवमेंट कल्चरली आ ही रहा है, हेल्दी फूड्स और न्यू फूड्स के हिसाब से। लेकिन फूड स्टिल आउटशाइंस द बेवरेजेस सेगमेंट फॉर श्योर। आज वो टाइम नहीं आया है कि एक कियोस्क मॉडल हमने सिर्फ कॉफ़ी का शुरू किया और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग आते जाते हमारी कॉफ़ी पिएं। ये नहीं हो पाता। आज वो टाइम नहीं है। वो टाइम आने को अभी 3-5 साल और है। तो तब तक तो आपको एक अच्छा सा बेहतरीन सा एक या तो बंगला या तो कोई बड़ी जगह अच्छे से खूबसूरत बना के लोगों को इनवाइट करके, गुड फूड, गुड बेवरेज, गुड मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस, ये 4 चीज़ आपको बराबर देनी है, तभी आपका जगह चल पाएगा। लाइक एनी अदर बिजनेस, ये भी कम्पिटिटिव है। तादाद बढ़ने ही वाली है, कुछ खुलेंगे, कुछ चलेंगे, कुछ बंद हो जाएंगे, वो नेचुरल है, वो होता रहता है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, अभी बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारा इंटरनेशनल मार्केट का बेवरेज मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले कहीं गया था, मेरा एक दोस्त मुझको लेकर गया था, तो हमने एक वो ग्रीन ड्रिंक पिया हमने, ठीक है। तो ऑल्दो मेरे साथ क्या है, मैं बेसिक्स मेरे बहुत मजबूत है कि Right. जो चीज़ टेस्टेड ट्रायल उसी पे चलता रहता हूँ मैं। जी जी जी। लेकिन मेरे दोस्त ने बहुत जोश में से एकदम बोले भैया अपन मोका या माचा माचा। माचा इज द राइट वर्ड। एक तो लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। जी। ये अंग्रेजी का दुर्भाग्य है, ठीक है। ऑर्डर किया भाई ने और वो पी रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस से पी रहा है। मैंने कैसा लगा? भैया बहुत अच्छा। कैसा लगा? भैया बहुत अच्छा। एंड में बोलता है कि भैया आप भी ट्राई कर लो इसको। जब मैंने ट्राई करा, मैं बता रहा हूँ, मतलब एक सिप में ना ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को मतलब ऐसा कुछ गोली मार दी, पता नहीं कुछ हुआ मेरे को, बहुत बुरा था वो। तो ये ऐसा बुरे टेस्ट वाले ड्रिंक्स के बारे में कुछ बता दें ज़रा आप। माचा शुरू हुआ था हेल्दी टी ऑप्शन के ऊपर, कि ग्रीन टी है, अलग तरीके से प्रोसेस किया तो उसका ग्रीननेस ज़्यादा दिखता है, उस वजह से वो कलर। जापानीज़ फॉर्मेट है, वहाँ से आया। टेस्ट लाइक ग्रास, लेट इट बी आउट देयर, घास जैसा टेस्ट है, हाँ है, ठीक है। कुछ लोगों को पसंद है, ठीक है कि वो पसंद है।
फिर से प्रॉब्लम ये आता है कि माचा हेल्दी है, हेल्दी हमको पीना है, तो हम माचा को पानी में डाल के पी रहे हैं या माचा को दूध में डाल के पी रहे हैं। पर हम किस में पी रहे हैं? दूध में? नहीं, आइसक्रीम, क्रीम है ना, उसको क्रीम में डुबा के ऊपर से लेयर बना रहे हैं, उसमें शक्कर बहुत सारी डाल रहे हैं, फ्रूट प्यूरीज डाल रहे हैं, राइट। उसके बिना तो ये लोग भी नहीं पी पा रहे जो हेल्दी पीना चाहते थे, राइट। बहुत कम लोग हैं जो सही माचा ला के सही प्रोसेस करके अच्छे से बना के पीते हैं फॉर द हेल्दी बेनिफिट ऑफ इट। ग्रीन टी, भाई ग्रीन टी बढ़िया है, अब ग्रीन टी में मैं डाल दूँ 4 चम्मच शक्कर, 2 आइसक्रीम का स्कूप, तो ये सेम ही चीज़ हो गई। तो आज जो भी जहाँ पे भी कैफ़े में माचा बिक रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्वीट फॉर्मेट में बिक रहा है। बहुत कम चांसेस है कि कोई आके दूध या पानी में ले ले। वो हमने वो दूध वाला पिया था और बहुत खतरनाक था उसका टेस्ट। बट आएगा एक आदमी, हमेशा ये वीडियो के नीचे भी कमेंट आएगा कि आप गलत बोल रहे हो, आपने यहाँ का माचा नहीं पिया है ना। ये कर करके मेरे को 4 बार लोग चखा चुके हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपका कहना ये है कि बिजनेस करने का सही टाइम है, आप बिजनेस कर सकते हैं जिसका भी इंटरेस्ट हो। अब थोड़ा सा रुपए की फिगर की बात करते हैं। लगभग एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सिर्फ किसी को अगर सिर्फ ये बैरिस्टा, सिर्फ कॉफी का बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर फूड छोड़ दें? अगर फूड छोड़ दें तो आपका बेसिक बार इक्विपमेंट 2 प्राइस रेंजेस हैं, एक 6 से 7 में हो सकता है, एक 12 से 15 में हो सकता है। डिपेंड्स ऑन विच सिटी यू आर इन। अगर मैं इंदौर की बात करूं तो आज चलन ऐसा है कि हाई एंड इक्विपमेंट लोगों को दिखने लगा है, लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं, लोग उसका फ़र्क समझते हैं, तो वहाँ पे आपके विजिट्स बढ़ जाते हैं, राइट। तो 12 से 15 इज बिकम लाइक अ मिनिमम इफ़ यू वांट टू डू स्पेशलिटी कॉफ़ी। अगर आपको रेगुलर कॉफ़ी करना है तो 3 लाख के भी ऑप्शंस है, जहाँ आपका एक एस्प्रेसो मशीन 3-3.5 लाख में आ जाएगा, वो आपका सारा काम कर देगा। तो ये एक प्राइस रेंज है जो आपको फिगर आउट करना है। आप स्पेशलिटी में जाना चाह रहे हो, कमर्शियल में जाना चाह रहे हो, आपका लोकेशन क्या है, उस पर ये सब डिपेंड करेगा। सो दैट इज़ मेन और मोर और लेस द कॉस्ट फॉर द मशीन। उसके बाद आपका बरिस्ता का कॉस्ट है, तो बरिस्ता आज भी फीस फॉर अ न्यू बरिस्ता वुड स्टार्ट 15 to 18, फॉर अ कॉन्फिडेंट 3-4 ईयर एक्सपीरियंस बरिस्ता विल बी अराउंड 30-35। और ये फिर मैं इंदौर के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाहर अलग हो सकता है। तो अभी इतनी सारी आपका हमारा डिस्कशन हुआ कॉफ़ी के बारे में, चाय के बारे में, बिजनेस के बारे में। अल्टीमेटली इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक इंसान लगभग कितने टाइम में प्रॉफिटेबल हो सकता है, या रिटर्न आना अच्छे से चालू हो जाएंगे? आपने मुझे फैक्टर्स बताया, फैक्टर्स समझा हमने, मैं पर समझ एक गया। टाइम। अब इसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं, है ना। पहले तो स्विच करते हैं हम लोग परसेंटेजेस पे। अगर मेरी जगह 1 लाख की है तो मुझे उससे 7 गुना ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए मिनिमम। अगर एक जगह 1 लाख का मैं भाड़ा दे रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा 7 के ऊपर मैं रेवेन्यू बना पाऊँ। वो जगह में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर वो कैपेबिलिटी है तो आसपास के लोग क्या बेच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपको हाइपर लोकल बिजनेस करना है। 8 किलोमीटर दूर से आपके पास नहीं आने वाले लोग, बहुत बढ़िया बात है ना। बहुत आसपास से ही आने हैं, तो आसपास क्या बिक रहा है, क्या स्पेस है, या तो आपको कुछ सिमिलर रखना है। मेरा हमेशा अप्रोच ये रहता है कि 80% वो रखें जो सब खा रहे हैं, पर 20% वो ट्राई करें जो हम अपना एक फ्लेवर, अपना एक नीश क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो 80-20 के रेशियो पे हम वो बिल्ड करते हैं। तो 1 लाख के सामने 7 लाख वो चाहिए भाई। आपका अगर 7 लाख का रेवेन्यू का आप टारगेट पकड़ रहे हो तो उसके मुकाबले में लाख से 1.25 लाख का आपका सैलरीज भी जाएगा, तो 2.25 ये हो गया। साथ में 1/3 आपका कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट जाएगा, तो आप वो 2.5 लाख और पकड़ लो, तो आपके 4 लाख तो खत्म हो गए, बचे 3। उसमें आपको करना है इलेक्ट्रिसिटी, सारे लाइसेंसेस, कचरा वगैरह का खर्चा, हाउसकीपिंग का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, प्लस आपका ROI आना है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट समझो कैपिटल वाइज 40 से 50 के बीच में हुआ है, सेम फिलॉसफी, 1 से 1.25 का भाड़ा है, 7 से 10 का आपका रेवेन्यू लाना है, और आप ये एवरेज आउट पर ईयर कर पा रहे हो, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तकरीबन 3.5 से 4 साल के बीच में आएगा। मैंने एक चीज़ और देखी है अभी, स्पेशली इंदौर में, मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं तो मैंने देखा है कि लोग आउटलेट्स तो बहुत सारे खोल रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी वो खोल रहे हैं उतनी जल्दी वो बंद हो जा रहे हैं। ये किसी भी बिजनेस पे लागू होता है, इट्स अ कम्पिटिटिव मार्केट जैसे मैंने बताया। तो उसमें आपका बिजनेस स्किल क्या है, आप किस चीज़ में माहिर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो किसी ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, अगर मेरे को एक एफिशिएंट ट्रेडर बनना है तो मेरे को 2 चीज़ में से एक चाहिए, या तो मेरे को सोर्सिंग चाहिए जो अलग ही लेवल पे मेरे पास अलग प्राइस हो जो बाकी लोगों को नहीं मिल रही है, या तो मुझे एक डिलिजेंट बायर चाहिए जो सिर्फ मुझसे खरीदेगा, राइट। ये दोनों में से एक अगर मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ प्राइस पॉइंट पे खेल रहा हूँ, और प्राइस पॉइंट पे कब तक खेलूंगा, राइट। तो उसमें आपका ट्रेड कितना जल्दी हो रहा है, कितना जल्दी पैसा आ रहा है, चर्न करते हुए ब्याज वाला धंधा आपको चलाना है, वो ट्रेडिंग हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे गैमेट्स है।
कस्टमर सर्विस पे कौन ध्यान दे रहा है, मार्केटिंग पे कौन ध्यान दे रहा है, अंदर चीज़ें हर बार टूटती फूटती रहती है, उसको कौन रिप्लेनिश कर रहा है। अगर वो ओनर को ही करना है तो ओनर का तो फुल टाइम जॉब हो गया। अब वो फुल टाइम जॉब करने में वो कितना एफिशिएंट है, राइट? झाड़ू लगा लेगा क्या भाई? किसी दिन 4 दिन नहीं आया हाउस कीपिंग वाला तो क्या करना है? सब अपना अपना जॉब जो कर रहे हैं वो तो बोलेंगे हमारा काम हो गया, आप देख लो, तो कौन देखेगा? तो ये बैकअप प्लान क्या है, स्टाफिंग किस हिसाब से मैनेज की हुई है। जिस दिन एक की छुट्टी, आपके सीनियर शेफ की छुट्टी है, सब 7 दिन चलाते हैं आउटलेट, एक दिन तो छुट्टी लेगा, वो दिन कौन संभालेगा? जूनियर संभालेगा। अब वो दिन कस्टमर कंप्लेन करेगा कि मज़ा नहीं आया, तो एक दिन बंद रखने का समझदारी दिखा सकते हो, है ना, कि हफ्ते में एक दिन हम बंद रखते हैं। भाई हमारा बंद ही होता है क्योंकि वो दिन सबकी छुट्टी हो गई, फिर सब परफेक्ट चल रहा है। पर वो सब नहीं समझ पाते, सबको ऐसा है कि 7वें दिन का मैं धंधा क्यों खाऊं, राइट? उसके लिए वो सैलरीज बढ़ा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल टिप्स ट्रिक्स या बेसिक बिजनेस फिलोसफीज़ हैं जो सब फॉलो नहीं कर पाते। जब आप नए F&B में आते हो, आपको माल कहाँ से खरीदना है, आप जा रहे हो ब्लिंकिट से मंगा रहे हो, आप जा रहे हो बाजू के स्टोर से खरीद के आ रहे हो, आपके पास एक होरे का सप्लाई और होना चाहिए जिसका आपको बिलिंग मंथ टू मंथ करना है। तो ऐसे बहुत सारी रीजंस हैं जहाँ लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा एक चीज़ और देखी है मैंने, हमारे यहाँ पर इंडिया में ओनर सब कुछ करने की कोशिश करता है कि मैं खाना भी बना लूँगा, मैं मार्केटिंग भी कर लूँगा, मैं मतलब सेल्स भी ड्राइव कर दूंगा, मैं कस्टमर सर्विस दे दूंगा। तो ये एक तरीके का चैलेंज देखा मैंने इंडिया के अंदर। पहले तो वो ये कॉस्ट को फैक्टर इन नहीं करेंगे कि किसी और से कराना पड़ेगा जब वो बिजनेस प्लान बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा, बिजनेस प्लान में लिखा है कि जगह 2 महीने में तैयार होगी लेकिन लगेगा 3 महीना, 1 महीने का भाड़ा एक्स्ट्रा गया। जगह का फिट आउट आपका हो जाएगा 20 लाख में, लेकिन वो लगेगा 25 लाख, 5 लाख और चले गए। और ये सारे जो अमाउंट जा रहे हैं ना, वो आपके मार्केटिंग में से जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास और तो कोई जगह है नहीं पैसे रोकने की, तो आप मार्केटिंग कम कर रहे हो। अब आप बोलते हो कि एक काम करते हैं, पहले लॉन्च कर लेते हैं, लॉन्च करने के बाद फिर आगे समझेंगे। अब वो जो बात आगे जो समझेंगे वो समझना मुश्किल हो जाता है। वो एक साइकिल बन जाता है कि पैसे आएंगे तो मार्केटिंग होगा, मार्केटिंग होगा तो पैसे आएंगे, फिर वो साइकिल चलती रहती है। सही बात है। तो अभी मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको, आप बहुत बिजी इंसान हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, तो एकदम दिल से आप सोचिए, और जो यंग लड़के लड़कियां या जो भी ऑडियंस देखेगी इस इंटरव्यू को, इस बातों को, आपकी हमारी वीडियो को, तो आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस, इतना जो आपका डेप्थ है नॉलेज का, उससे आप एक बात जो लोगों को शेयर करना चाहते हैं कि यार बॉस, लाइफ में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क, ज़रूरी नहीं आप कैफ़े चला रहे हो, ज़रूरी नहीं आप कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन एक जो होता है ना, एक इंपॉर्टेंट मैसेज होता है हमारे दिल में जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने सीखा है, आपकी सीख से सीखा आपने, तो वो मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को आप? आई थिंक अगर मेरे पास 4 दिन एक पर्टिकुलर काम करने को, मैं 3 दिन सोचूंगा कि वो काम 1 दिन में कैसे किया जाए, फिर मैं 1 दिन में वो काम करूँगा। लोग घुस जाते हैं कि बस ये करना है, ये चालू करना है, ये कर, और आई थिंक ये हमारे एजुकेशन से आता है कि 1 दिन पढ़ के मैं पास हो जाऊँगा, राइट? वो कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन अगर हम अच्छे से अपने टूल्स पहले जमा कर लें कि भाई मुझे अभी एक कॉफ़ी बनानी है ना, तो उसमें मेरे को दूध चाहिए, बर्फ़ चाहिए, क्रीम चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए पहले वो लाके मैं रख लूँ, तो मेरा आउटपुट फास्टर होगा। ये तैयारियाँ सब नहीं कर रहे हैं, राइट? वो हसल में घुस जाते हैं कि बस समझ लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। वैसा नहीं होता है। आप टूल समझिए, रिसर्च कीजिए। कैफ़े ओनर है, बिजनेस प्लान अच्छे से बनाइए। एम्प्लॉई है तो अपने रोल्स कैसे अच्छे से निभा सकते हैं वो एक बार सोचिए तो सही। भाई मेरे को 11 बजे क्लॉक इन करना है, मैंने कर दिया, 8 बजे निकलना है, मैंने निकाल दिया। बीच में क्या हुआ, मैंने बिजनेस में वैल्यू ऐड कैसे किया, भले ही ओनर के लिए, भले मैं खुद ओनर नहीं हूँ, मैंने कैसे ऐड किया, ये कोई सोच ही नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा प्रॉब्लम है और वहाँ पे लोगों को और एड्रेस करना चाहिए, खुद ही सोचना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आई थिंक दैट इज़ वेयर एवरीथिंग विल चेंज। और एक लास्ट बात उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए जो देख रही है वीडियो और वो सोच रही है कि भी परेश भाई से मिलना है या परेश भाई जैसे किसी एक्सपर्ट से मिलना है और मुझे कॉफ़ी का बिजनेस शुरू करना है, तो पहला बेसिक जो बेस पॉइंट है, बेस लाइन है, वो क्या बोलेंगे आप उसको? तो पहले तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलता हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। सीखने के लिए ओपन रहना है, क्वेश्चंस पूछते रहने हैं। सबसे बड़ी रुकावट है क्वेश्चन पूछना। बरिस्ता से पूछो तो आपको लगेगा कि शायद मैं डम लगूंगा कि मैं बरिस्ता से कुछ पूछूं और वो फिर समझाए नहीं समझाए, या वो देखिए कि है इसको नहीं आता है। भाई मैंने एस्प्रेसो मांग लिया तो समझाने आ जाएंगे, शॉर्ट होता है, कड़वा होता है, नहीं समझना, मेरे को पता है एस्प्रेसो क्या है, राइट? तो एक ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप थोड़ा सा खुलिए। अगर आपको कॉफ़ी में इंटरेस्ट है तो हर कॉफ़ी प्रोफेशनल जो आपको दिखता है वो ऑलवेज रेडी टू हेल्प रहता है। मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, मेरे को हर बार लोग मिले हैं और मैं ऐसा हूँ। आपको चाहिए आप रीच आउट कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा उसमें। तो भैया अगर आप सपना देख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या आपको सीखना है, समझना है, तो परेश भाई अवेलेबल है। परेश भाई की आईडी आपको ना कॉलर में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर के आप इनको मैसेज कर दीजिएगा। और जब आप इनको मैसेज करें तो नगद 151 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा आप, ठीक है ना? आवर लास्ट टैगलाइन, स्टे क्यूरियस, स्टे कैफिनेटेड। परेश भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank ये you, है sir. अनऑफिशियल हिमांशु, और मैं आपसे फिल्म मिलूंगा कुछ नए सवालों के साथ। 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।